Assalamu alaikum. My name is Mohammad Awais Karni and you are watching lectures by AQ. Okay, so today we are going to discuss uses of isotopes as we had already done isotopes क्या होते हैं और कैसे isotopes की डिस्कवरी ने जो है वो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने पहली वीडियो आइसोटोप्स की नहीं देखी तो आपको जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर हो गया है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप पहले आइसोटोप्स वाली वीडियो देखें कि आपको पता चले कि व्हाट इज़ बेसिकली आइसोटोप। आफ्टर स्टडिंग आइसोटोप्स सो वी आर गोइंग टू डिस्कस के यूजेस क्या है, आइसोटोप्स की यूज़ क्या है। सो आइसोटोप्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, द वन इज स्टेबल आइसोटोप्स and the another one is unstable isotope which is known as radioactive isotopes। तो जो unstable isotopes होते हैं उनको हम radioactive isotopes कहते हैं। तो radioactive isotopes के ऊपर मैं लिख देता हूं unstable। तो हमारे पास आइसोटोप्स दो किस्म के हैं, एक स्टेबल आइसोटोप्स हैं और एक अनस्टेबल हैं जिनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स तो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी उनके न्यूट्रॉन नंबर्स में डिफरेंस होता है। बट व्हाट इज दिस रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स? तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक फिनोमिना है, एक डिकेइंग प्रोसेस है कि जिसमें हमारे पास जो एटम का जो न्यूक्लियाई होता है तो वो हमारे पास हैवी होता है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है, उसमें डिग्रेडेशन होती है, ब्रेकिंग होती है, फिजन रिएक्शन होता है। तो एटम उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज करता है। सो अ डिके फिनोमेना, एक टूटने का अमल होता है, एक फिजन प्रोसेस होता है जिसमें इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई लूजेस एनर्जी। एक हैवी एटम होता है जिसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, उनमें पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, उस टकराने की वजह से एनर्जी लॉस करते हैं और वो एनर्जी जो इमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस इमिट होती है। दैट इज अल्फा रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज रेडिएशन। जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है तो उसको हम अल्फा कहते हैं, फिर उसके बाद बीटा है, बीटा की थोड़ी सी ज्यादा है और गामा की सबसे ज्यादा है। सो दे बेसिकली रिलीजेस एनर्जी। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक हैवी एटम जिसका न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, वो आपस में टकराते हैं और उस टकराने के नतीजे में वो एनर्जी लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। इस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जब यही फिनोमिना आइसोटोप्स के अंदर हो, यानी जब आइसोटोप्स हैवी हो, उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो और उनमें रेडिएशन रिलीज हो, तो फिर ऐसे आइसोटोप्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसी वजह से मैंने वर्ड यूज किया है कि दो किस्म के आइसोटोप्स हैं, वन इज नोन एज स्टेबल एंड अनदर वन इज नोन एज अनस्टेबल, विच मींस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। सो stable and radioactive isotopes have many multiple applications or many multiple uses in science, in the field of science, medicine or in daily life। तो इसके बहुत vast applications हैं, बहुत ज़्यादा इसके uses हैं। तो कुछ उनकी uses जो हैं इन isotopes की, ये हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द uses of isotopes। तो एक 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो उसके ऊपर आप 2, 3 या 4, 5 पॉइंट्स आपके पास हो कि आइसोटोप्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। वैसे तो इसके बड़े वास्ट यूजेस हैं, बड़े मल्टीपल किस्म के यूजेस हैं, बट चंद जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फेडरल बोर्ड ने भी डिस्कस किए हुए हैं, केपी बोर्ड ने भी डिस्कस किए हुए हैं, पंजाब बोर्ड ने भी डिस्कस किए। सो वी आर गोइंग टू लुक ऑन दोज एप्लीकेशंस के क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या फायदे हैं, इसके यूजेस क्या है। सो द फर्स्ट वन इज डायग्नोजिंग थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड ग्लैंड की जो इनलार्जमेंट होती है, और वो क्यों होती है? ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडाइड आयन। हमारी डाइट के अंदर, हमारी खुराक के अंदर आयोडाइड आयन जो होता है, तो उसकी कमी की वजह से, इस आयन की कमी की वजह से
हमारे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है। अब इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ बेसिकली रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग ऑफ अ थायराइड प्रॉब्लम। क्लियर? तो जो डाइट में आयोडाइड आयन की कमी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है, उस चीज़ को क्योर करने के लिए, उस चीज़ को जो है डायग्नोज करने के लिए जो है आइसोटोप का हम इस्तेमाल करते हैं। और वो जो आइसोटोप है आयोडीन 131, वो एक अनस्टेबल आइसोटोप है। तो दैट इज व्हाई वी हैड रिटन रेडियो एक्टिव आयोडीन 131, बिकॉज ये हमारे पास अनस्टेबल है, ये इससे रेडिएशंस निकलती हैं और उन रेडिएशंस की मदद से हम इसकी डायग्नोजिंग करते हैं इस थायराइड प्रॉब्लम की। ओके, द सेकेंड वन इज ब्रेन इमेजिंग। सो ब्रेन इमेजिंग हम करते हैं अक्सर, जो प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, हेल्थ के जो डिजीजेस आते हैं, तो ब्रेन टैकल करता है, बिकॉज ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आयोडीन 123 इज यूज टू इमेज द ब्रेन। वहाँ से सारे जो है न्यूरॉन्स वगैरह और उनके सिग्नल्स हमें मिल जाते हैं। सो ब्रेन इमेजिंग पर्पस के लिए भी एक आइसोटोप यूज होता है, दैट इज आयोडीन 123। थर्ड वन इज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, या और जो स्किन कैंसर वगैरह हो गए, ये ट्यूमर्स वगैरह हो गए, एज आई टोल्ड यू कि इनसे रेडिएशंस निकलती हैं, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। सो सेम इज द केस कोबाल्ट 60। सो इससे गामा रेडिएशन निकलती है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन है, और ये विद इन द बॉडी जो है वो रिलीज होती हैं विद इन बॉडी। सो कोबाल्ट 60 को हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू इरिडिएट कैंसर, होप ऑफ किलिंग एंड श्रिंकिंग द ट्यूमर। तो जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, जो ट्यूमर जो बॉडी में फैल चुका होता है और वो जो है फूल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको किल करने के लिए हम एक आइसोटोप यूज़ करते हैं, दैट इज़ कोबाल्ट 60। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको आइसोटोप्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स को, बिकॉज ये इससे रेडिएशंस निकलती हैं। उन रेडिएशंस की मदद से हम ट्यूमर्स को जो है वो किल करते हैं या उसके साइज को श्रिंक करते हैं, उसका जो साइज होता है तो उसकी इनलार्जमेंट को रोकते हैं। द नेक्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, लाइक कार्बन डेटिंग वगैरह हो गई। हम हाफ लाइफ का जो है इसमें कॉन्सेप्ट मालूम करते हैं। सो हाफ लाइफ वगैरह को जब किसी चीज़ का पता लगाना हो कि ये हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो वो हमें पता लगे कि भाई ये कितना साल पुराना है, या किस ज़माने का है, कितना टाइम इसको हो गया है। तो चूंकि हर चीज़ के अंदर जो है वो कार्बन मौजूद होता है, तो उसकी कार्बन क्वांटिटी को हम देखते हैं कि इसमें कितनी कार्बन क्वांटिटी रह गई है, तो उधर से हम इसको मालूम करते हैं। तो इस पर्पस के लिए कार्बन 14 and other radioactive isotopes are used to date rocks, soils, archaeological objects and mummies. So in order to know the half life of the substances, चीज़ों की half life के बारे में पता लगाना, तो इसके लिए भी हम आइसोटोप्स की मदद लेते हैं। और इसमें कार्बन 14 जो है उसका एक और यूज़ भी है, टू ट्रेस द पाथ ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होते हैं, और प्रोडक्ट में हो हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। तो इसके अंदर जो कार्बन यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, तो ये सारी डिटेक्शन जो है वो कार्बन 14 आइसोटोप्स के थ्रू की जाती है। द नेक्स्ट वन इज टू ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड। अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ट अटैक जिसकी वजह से होते हैं, ब्लड क्लॉट कर जाता है, तो ये सारी चीज़ें मालूम करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं सोडियम 24 इज यूज to trace the flow of blood and to detect possible constrictions and obstructions। जो रुकावट आई हुई है बॉडी के अंदर, वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, तो उन चीज़ों को मालूम करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए कि कहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हुई है। सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग सोडियम 24। सो दिस थिंग इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रेस द पाथ ऑफ द ब्लड। ओके, तो ये जो है हमारे पास ब्लड की फ्लो को मालूम करने के लिए होता है। और डेली लाइफ में हम आइसोटोप्स का यूज़ जो है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, वो इन ऑर्डर टू फाइंड द लीकेज इन द पाइप्स,
पाइपों वगैरह में जो लीकेज होता है तो उसमें हम आइसोटोप को जो है वो गुजारते हैं। और बेसिकली चूंकि इनसे रेडिएशंस निकल रही होती हैं तो जहाँ पे लीकेज होगा, जब उस पॉइंट पे वो आइसोटोप जाएंगे तो वहाँ से रेडिएशन रिलीज होगी। तो इस तरह से हम जो है वो डेली लाइफ वगैरह में भी, डेली चीज़ों वगैरह में भी हम जो है आइसोटोप्स की मदद से उसको यूज़ कर सकते हैं। The last one is smoke detector. So americium, there is an isotope that is americium 241 which is used to detect the smoke के एयर में जो है वो स्मोक की क्वांटिटी कितनी है, उसमें पोल्यूशन कितनी है। तो इन चीज़ों को मालूम करने के लिए भी हम आइसोटोप का सहारा लेते हैं। तो बेसिकली आइसोटोप के बड़े वास्ट एप्लीकेशंस हैं, ये साइंस फील्ड में भी यूज़ होते हैं, मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं और डेली लाइफ के पर्पसेस वगैरह के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, टॉपिक था यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आई होप सो कि आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो जो है कमेंट में अपने क्वेश्चंस को लिख दिया करे ताकि मैं उसको फिर प्रॉपरली आंसर कर सकूं, या कोई ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आप लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए लेक्चर को डिलीवर करूं।